हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ रहे थे अपन। इसको आज कंप्लीट करेंगे, फिर अगला टॉपिक जो है अगली क्लास में करेंगे। देखो स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या है, ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या है, देखो सिंपल सी बात। अपन ये पढ़ा था कि उन्होंने जो है सोने की पतली पन्नी ली 10⁻⁷ मीटर की, उस पर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कण उन्होंने उस स्क्रीन के चारों उस पतली पन्नी के चारों ओर क्या लगाया, जेडएनएस जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। अल्फा कणों की बौछार की तो उनको पता चला कि कैसे जो है उस पर जिंक सल्फाइड के पर्दे पे जो है फ्लैश उत्पन्न हो रहा था, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, अब देखो इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है आपको। इसमें ये मान लिया उन्होंने कि एक क्या है, परमाणु है और इसके यहाँ पे बीच में छोटा सा नाभिक है। ठीक है, और उन्होंने क्या बता दिया इस तरीके से कि ये जो है अल्फा कण है और यूं जा रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ रहे हैं अपन। उन्होंने एक परमाणु मान लिया, ये परमाणु है। ठीक है, उसके बीच में छोटा सा नाभिक होता है। ठीक है, अब देखो उन्होंने ये प्रयोग किया, उसके क्या होंगे, प्रेक्षण होंगे। प्रेक्षण मतलब उन्होंने कुछ देखा होगा वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी। फिर अपन पढ़ेंगे इसके निष्कर्ष। ठीक है, उन्होंने कुछ निष्कर्ष बताए होंगे। ठीक है, ये जब प्रयोग कर रहा है तो उसके क्या मिलेंगे, उनको प्रेक्षण मिलेंगे, उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। फिर उनको क्या मिलेगा यहाँ पे, निष्कर्ष। वो क्या बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे। तो ये अपन पढ़ने वाले। अब देखो प्रेक्षण में उन्होंने क्या क्या देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे। पहला पॉइंट आप लिखोगे इसमें कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है उस पतली पन्नी में से सीधे निकल रहे थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इसमें बताओगे कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है कुछ कोण पे विक्षेपित हो रहे थे। कुछ कोण पे मतलब यहाँ से कुछ कोण से मुड़ गए इधर। विक्षेपित होने का मतलब है, देखो ये दो अल्फा पार्टिकल इस तरीके से दिखाए मैंने, ये क्या है, मुड़ गए यहाँ से। ठीक है, क्यों मुड़े उसका रीज़न अभी पता कर लेंगे अपन। तीसरा पॉइंट उन्होंने बता दिया कि अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गया मैं, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स के लगभग उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल लिए थे, अल्फा कण 20,000 अल्फा कण लिए थे। अब 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर वापस आया, वापस लौट गया। यानी जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। 180 का मतलब जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। ठीक है, अब ये 3 प्रेक्षण उन्होंने देखे। ये उन्होंने वहां पे देखा कि ये क्या क्या चीजें हो रही है। यानी कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ ऐसे कोण से मुड़ गए, विक्षेपित हो गए, और एक अल्फा पार्टिकल जाके टकरा के वापस आ गया। ठीक है, ये तो उन्होंने क्या देख लिया, जो परमाणु प्रतिरूप उन्होंने देखा था, जो प्रयोग किया था, उसमें ये चीजें उन्होंने देखी। अब उन्होंने क्या बताया, निष्कर्ष बता दिए। तो पहला पॉइंट ये बता दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। इसका मतलब ये है कि कुछ ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है सीधे निकल रहे थे। उस पतली पन्नी में से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, सीधे निकल रहे थे। तो इसका मतलब उन्होंने ये बता दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो उन्होंने ये बता दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, सीधे निकल रहे थे। और ये सीधी सी बात इंडिकेट करता है, ये सीधी सी बात ये बताता है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, मैं पूरी डिटेल यहाँ नहीं लिख पाऊंगा बच्चों क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आप इसको समझो, बुक में से आपको करना है ये। ठीक है, बुक खरीदनी, यहाँ पे इतना जो है थ्योरी नहीं हो पाएगी। अब देखो फिर उन्होंने बताया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, और इसका मतलब ये है कि जो है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला पॉइंट निष्कर्ष में ये बता दिया उन्होंने। दूसरा पॉइंट ये बताया कि कुछ जो है अल्फा कण कुछ एंगल से मुड़ रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे।
इसका मतलब ये हुआ कि उनको जब वो रास्ते में उनको कुछ ऐसा प्रतिकर्षण बल मिला होगा, कुछ ऐसा प्रबल प्रतिकर्षण बल जो है उन्होंने अनुभव किया होगा, तभी तो उन्होंने वो जो है अपने रास्ते से मुड़े। ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बता दिया कि भाई जब अल्फा कण जो है मुड़ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि परमाणु के बीच में केंद्र में कोई ऐसा प्रबल धनावेश या फिर प्रबल प्रतिकर्षित बल है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल कैसे हुआ? क्योंकि अल्फा कण के क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव होते हैं। और प्रतिकर्षण कब होगा? जब प्लस प्लस, यानी यहाँ भी जो है धनावेश होगा बीच में। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि परमाणु का जितना भी जो धनावेशित भाग होता है वो इसके केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। निष्कर्ष देख रहे हैं अपन, परीक्षण तो कर लिया उन्होंने, निष्कर्ष देख रहे हैं अपन। तो पहला तो ये बताया था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो है इसका अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बताया उन्होंने कि कुछ अल्फा कण जो हैं विक्षेपित हो रहे थे, जो ये निर्देशित करता है कि परमाणु के बीच में कोई प्रबल प्रतिकर्षण बल है जिसके कारण जो है ये मुड़ रहा है। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो टकराकर वापस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु का नाभिक या धनावेशित जितना भी धनावेश होता है वो बीच में छोटे से भाग में केंद्रित होता है, इसी की वजह से जो है एक कण वापस आया। तो ये निष्कर्ष थे। फिर उन्होंने परमाणु मॉडल दिया, उसके भी पॉइंट बताए उन्होंने अलग अलग। देखो उनके जो है पॉइंट क्या क्या बताए उन्होंने। तो परमाणु मॉडल दिया इन्होंने, परमाणु मॉडल दिया उन्होंने। अब परमाणु मॉडल के उन्होंने क्या बता दिए? पॉइंट बता दिए। तो पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया परमाणु मॉडल का कि जितना भी इसका परमाणु का जितना भी धनावेश भाग होता है वो इसके केंद्र में निहित होता है, छोटे से भाग में। ठीक है, छोटे से भाग में केंद्रित होता है। फिर उन्होंने बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया कि अधिकांश भाग खोखला होता है, इसका परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें चक्कर लगाते रहते हैं वर्ताकार कक्षाओं में। वर्ताकार कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा पॉइंट ये बताया, यानी इलेक्ट्रॉन इस खोखले भाग में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, किन में? वर्ताकार कक्षाओं में। और जो है तीसरा पॉइंट ये बताया था कि नाभिक की जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? रदरफोर्ड को। यानी नाभिक के बारे में बताया था कि नाभिक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसकी त्रिज्या या जो है जिसका आकार क्या होता है? 10 की घात। नाभिक जो होता है ना वो होता है 10 की घात -10, 10 की घात -15, 10 की घात -15 मीटर। ये तो इसकी साइज होती है किसकी? नाभिक की। और परमाणु का आकार जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर, ये परमाणु का आकार होता है। ठीक है, अब आप देखो कि माइनस में है 10, इसका मतलब परमाणु बड़ा है, नाभिक छोटा है। माइनस की घात है, इसका मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रदरफोर्ड ने पूरा प्रयोग किया था। इसको आप बुक में से पढ़ोगे। जिसको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है मेरे को मैसेज करके बताओगे कि मेरे को सर ये नहीं मिला टॉपिक। ठीक है, मेरे को नोट्स चाहिए तो आप बोल दोगे मेरे को नोट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो नोट्स भेज दूंगा। अब इतना जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में बिठा लेना। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखो। ठीक है, ये किस तरीके से उन्होंने परीक्षण किए, किस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष बताया, किस तरीके से परमाणु मॉडल दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षण में आपको याद रखना है कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, कुछ अल्फा कण जो हैं कुछ कोणों से विक्षेपित हो रहे थे। एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पे वापस आ गया था। ठीक है, और फिर निष्कर्ष उन्होंने दिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे। ये है सीधी सी बात। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट निष्कर्ष में ये बताओगे कि कुछ अल्फा कण जो हैं विक्षेपित हो रहे हैं कुछ कोण पे। ये जो है ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि परमाणु के बीच में कुछ ऐसा प्रबल प्रतिकर्षण बल उन्होंने अनुभव किया होगा जिसके कारण वो मुड़ गए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको बता देना इसमें कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस टकरा के वापस आ गया। इसका मतलब जो धनावेशित भाग होता है इसका परमाणु का वो केंद्र में छोटे से भाग में होता है, उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। फिर परमाणु मॉडल, इसके 2 पॉइंट आपको बताने कि नाभिक जो होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है,
ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, या आप बता दोगे इसमें वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये क्या था, स्वर्ण पत्र प्रयोग, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, और इसकी कमी रह गई थी, एक कमी क्या थी, कमी ये थी कि इन्होंने ये नहीं बताया, एक तो परमाणु का स्थायित्व नहीं बताया इन्होंने। परमाणु का स्थायित्व से मतलब है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो फिक्स स्थिति है वो नहीं बताई। एक तो ऐसा तो बता दिया है कि वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन एक तो उनकी संख्या नहीं बताई, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और किन कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या रह गई, कमी रह गई। और एक और चीज ये बताई, एक और कमी ये रह गई थी, मैक्सवेल के अनुसार, एक मैक्सवेल वैज्ञानिक था, उसके अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी चीज वर्ताकार कक्षाओं में घूमती जा रही है तो वो अपनी ऊर्जा का क्या करेगी, नुकसान या ह्रास होगा, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे एनर्जी उसकी क्या होगी, लॉस होगी। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करते करते धीरे धीरे इस नाभिक में क्यों नहीं गिर रहा, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ऐसे कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूमता घूमता इसमें गिर रहा क्यों नहीं है, नाभिक में क्यों नहीं गिर रहा, इसका रीज़न बताओ आप। ठीक है, तो ये इसका रीज़न नहीं बता पाया, इसका कारण नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन क्यों उसी जगह घूमते रहता है। जैसे ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूमता रहेगा, वहीं पे। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का जो है ह्रास करेगा, लॉस करेगा अपनी एनर्जी। तो ये घूमता घूमता जब ऊर्जा इसकी पूरी समाप्त हो जाएगी तो ये नाभिक में आके क्यों नहीं गिरता है। ठीक है, इसका रीज़न नहीं बताया उन्होंने। तो ये 2-3 कमियां हैं, ये सारा बुक में से पढ़ोगे आप। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो मेरे को जो है समस्या बताओगे आप लोग। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप था। अगला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोर मॉडल, बोर का हाइड्रोजन मॉडल। ठीक है भाई, बोर का हाइड्रोजन मॉडल।